Okay, so very good morning to all of you once again. And now we are going to start with the last topic of this chapter, that is new economic policy. Which year? New economic policy was launched in the year, tell me? 1991. 1991. Yes, it is also called as NEP भी इसको कहते हैं. New economic policy 1991. इसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं, इसको हम एनईपी भी कहते हैं. तो इट इज वेरी मच पॉपुलर विद डिफरेंट नेम्स. क्या क्या हम इसको कहते हैं? एनईपी भी कहते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं, हम इसको एलपीजी भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? एलपीजी. इफ यू रिमेंबर, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस वर्ड to you in the previous class. It is also called as LPG policy. ठीक है, तो LPG पे हम स्टिक रहेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली बेटे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ये आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है. दिस ईयर इन योर इंडियन इकोनॉमी की बुक दिस इज अ फुल फ्लेज चैप्टर जिसमें आप पूरा डिटेल पढ़ोगे. यू हैव दिस इंडियन इकोनॉमी. आई थिंक योर टीचर हैज स्टार्टेड इट. इन इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 आपका स्टार्ट होता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि व्हेन द कंट्री इट गॉट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस जब हुई, एट दैट टाइम व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, एंड देन आफ्टर देन व्हाट हैपेंड व्हेन द ब्रिटिशर्स दे लेफ्ट आवर कंट्री, व्हाट हैपेंड इन द कंट्री. हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हाउ एंड व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन टू सेव द इकोनॉमी from all the exploitation which was earlier done by the Britishers. ठीक है, so they did something in the year, if you know about it, in the year 1947. क्या हुआ था 1947 में? What happened? We got independence. We got independence. In the year 1951, what happened? Economic policy was launched. First 5-year plan was launched. हमारी प्लानिंग कमीशन जागी और सबसे पहला 5-year plan जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ. फिर 5 ईयर करके वो चलते गए. ठीक है जी. 1951 में फर्स्ट 5-year plan लॉन्च हुआ टिल 1951 से लेके 1990 तक जो प्लान्स चलते गए 5-year प्लान्स चलते गए. कितना टाइम पीरियड आ गया इसमें? 40 इयर्स, अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स हो गए. और ये 40 इयर्स को हम 4 डेकेड्स भी कहते हैं. तो 40 इयर्स तक हमारी गवर्नमेंट ने ट्राई किया अपनी इकोनॉमी को चलाने का. सी नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. आप बोलोगे मैडम हिस्ट्री क्यों पढ़ाने लगे, हमें क्या लेना देना इस ईयर में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ. बेसिकली जब आपको इसका बैकग्राउंड पता होगा तब आपको इसका मीनिंग समझ आएगा. ठीक है, इसलिए हम इसका बैकग्राउंड बनाए. 1947 में जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे दे हैव ऑल द पॉलिसीज अगेंस्ट आवर कंट्री. हमारी कंट्री के अगेंस्ट सारी पॉलिसी चला रहे हैं. What type of policies were there? Can any one of you please tell me? Import export के साथ related I am asking you. Yes, Ketan, can you please tell? Yes, ma'am. There were huge taxes on the export of the handicraft industry, and there were no tax on the import of the finished goods from Britishers. Very good point and very important to consider here. 2-3 बातें थी. एक्सपोर्ट उन्होंने अलाउ किया कुछ सेक्टर्स में और कुछ सेक्टर्स में एक्सपोर्ट रोक दिया. वो ब्रिटिशर्स की हम बात कर रहे हैं. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अगर इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है ब्रिटिश इंग्लैंड को, तो उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं पड़ेगी, सस्ता. रॉ मटेरियल ले जाओ यहां से, वहां जाओ, कुछ गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स बना के इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और उस पे भी कोई टैक्स नहीं है. समझ गए?
इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, कोई टैक्स नहीं है, वहां से बना के फिनिश गुड्स इंडिया में बेचते हैं, कोई टैक्स नहीं। देन वेयर वाज द टैक्स? इंडिया से अगर फिनिश गुड्स तुम बाहर भेजना चाहो, एक्सपोर्ट करना चाहो, तो हैवी टैक्स। फॉरेन कंट्री से रॉ मटेरियल अगर इंडिया में इंपोर्ट करना चाहो तो हैवी टैक्स। तो बोथ दीज पॉलिसीज, जहां टैक्स लगाया ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए, जहां टैक्स नहीं लगाया वो भी ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए। सो दिस वाज अ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब मेथड था ब्रिटिशर्स का। दे डिड इट, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया? दे डिड इट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इंडिया की इकोनॉमी नीचे चली जाए और उनकी इकोनॉमी ऊपर जाए। उनकी इकोनॉमी को कितना बेनिफिट हुआ? यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ता मिला, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, उनकी तो आउटपुट इतनी बढ़ गई, उनका तो एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, उनकी इकोनॉमी कहां से कहां चली गई। हमारी इकोनॉमी नीचे, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी पूरी रिवन कर दी, हमारे इंडिया के छोटे मोटे बिजनेसेस तो बंद कर दिए उन्होंने सारे। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एक जबरदस्त सेटबैक दिया। जब हमारा देश आजाद हुआ, एट दैट टाइम, आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी का, हमारी कमर टूटी हुई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर पुअरली डैमेज, इतनी ज्यादा पुअर कंडीशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, और टर्शरी सेक्टर भी, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा, वो भी था, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस चीज को कवर करने के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ, 5 ईयर प्लान बने। जब 5 ईयर प्लान तो अपने देश वालों ने बनाए ना, अपनी गवर्नमेंट ने बनाए, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान में बहुत अच्छा दिमाग लगाया। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा तेज दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, इस टाइम से यहां तक बोल रही हूं मैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। बट दे डिड, उन्होंने पॉलिसी बनाई इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। क्या कहते हैं उसको? क्या बोलते हैं बेटे? ये आपको इकोनॉमिक्स वाली मैम फिर से पढ़ाएंगी, यहाँ सिर्फ मैं बेस बना रही हूँ, वहां पे आप अच्छे से समझ लीजिए। दे मेड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत लूटा है, अब हम नहीं लूटेंगे, अब हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया। किससे प्रोटेक्ट किया? किससे प्रोटेक्ट किया हमारी इकोनॉमी को? फॉरेन ट्रेड से, या फॉरेन कंट्री से, फॉरेन बिजनेसमैन से प्रोटेक्ट किया। ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला? हमने कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, हमने कोई इंपोर्ट नहीं करना। मतलब इंपोर्ट तो हमने करना ही नहीं, एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो हम फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे हम कुछ भी, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी खराब होती है। हमने इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बनाई, जिसपे सबसे पहला फोकस था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो चीजें ब्रिटिशर्स लेके आते थे, हमने बोला हम खुद बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन खुद करेंगे। एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, इंडस्ट्री को प्रमोट किया, और हमने ये सोचा कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट अवॉइड करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैक्सिमम चीजें इंडिया में बनाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करेंगे, इंडिया के इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर मतलब फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, उसकी पॉलिसी ये थी। क्या क्या पॉइंट्स थे, ध्यान से सुनिए। अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो इंपोर्ट होती थी चीजें हम खुद बनाएंगे, एग्रीकल्चर हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, और एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो सिर्फ फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ? अब इंडिया के पास पैसा तो है नहीं, तो कोई ऐसा बिजनेसमैन भी नहीं था उस टाइम पे, इंडस्ट्री तो सारी मर चुकी थी। अब इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि सारा का सारा जो इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने का ठेका है वो गवर्नमेंट खुद उठाएगी। तो गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो प्रेशर डाला वो किस पे डाला? पब्लिक सेक्टर के ऊपर प्रेशर डाला। व्हाट इज दिस पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऑल द मेजर इन्वेस्टमेंट्स वो सारी कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर करेगा। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी इंडिया में, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स खोले जाएंगे, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस बनेंगे, वो सारे कौन खोलेगा? कौन खोलेगा?
गवर्नमेंट बोलेगा, गवर्नमेंट कहता हम पैसे लगाएंगे, आप सिर्फ सपोर्ट करो, हमें अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है, हमारी इकोनॉमी तो मर रही है, अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो अच्छा ही सोचा, दे हैड वेरी गुड, मतलब कहते हैं सर, आपने भी सुना होगा, नेट पे भी देखा होगा, इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स है दे आर बेस्ट इन द होल वर्ल्ड, दूसरी कंट्रीज हमारे 5 ईयर प्लान्स फॉलो करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में जो हमारे इकोनॉमिस्ट 5 इयर्स प्लान बनाते हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग कमीशन इंडिया का बहुत अच्छा है, तो इतने अच्छे अच्छे प्लान्स इन्होंने बनाए 40 साल तक, 40 साल सेम चलता रहा, इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा हर जगह, बाहर से कुछ लाया नहीं, इंपोर्ट को बंद कर दिया, एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स वो भी बहुत कम, लेकिन एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये थी, हमने बोला कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे, पर खुद बनाने के लिए मशीनें तो चाहिए, और मशीनें इंडियन के पास थे नहीं, मशीन्स लेने के लिए, मशीन मतलब हैवी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मशीन्स इंडिया के पास नहीं थी, अगर मशीन होती तो इंडिया कुछ मैन्युफैक्चर करता, तो चाहते या ना चाहते हुए इंडिया हैज टू गेट द मशीन्स इंपोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इस टाइम पीरियड में एक जो मेजर जो चीज एज प्लान्ड नहीं हुई वो ये थी कि इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, बट इंपोर्ट करना पड़ा, किस चीज का इंपोर्ट किया, मशीन्स का, हैवी मशीन जो इंडिया में नहीं थी, फिनिश गुड्स इंडिया ने नहीं इंपोर्ट किए, खुद ही बनाए, मशीनें बाहर से लाई, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, मशीनें बाहर से लाई, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, सो लाइक दिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 डेकेड्स आवर इकोनॉमी वर्क्स। अब इन 4 डेकेड्स के बाद क्या हुआ, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकारी नौकरी वाले काम नहीं करते, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की पब्लिक सेक्टर कभी भी एफिशिएंसी से काम नहीं करता, टाइम पास करता है, सो दिस इज व्हाट हैपेन, इतनी जबरदस्त पॉलिसी होने के बावजूद 40 साल के बाद इंडिया सबसे बड़ा कर्जाई कंट्री बन गया, इंडिया ऐसी कंडीशन में आ गया, यहाँ इंडिया को वर्ल्ड बैंक से और IMF से $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा, कितना लोन लेना पड़ा, $7 बिलियन का, ये मैंने लिखा है, वर्ल्ड बैंक और IMF से इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि हमें कब की बात सुना रही हूं मैं, ये 1990 पे पहुंच गए, अब हम पूरी हिस्ट्री होगी हमारी कवर, तो 1990 पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला मुझे $7 बिलियन का लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक को, और IMF को बोला हमें लोन चाहिए, क्यों, क्योंकि पब्लिक सेक्टर डूब रहा है, जो इंडस्ट्रियां चलाई हैं घाटे में चल रही हैं, जो बैंक चलाए हैं लॉस में चल रही है, 6 यूनिट्स हो गई हैं, कर्जा चल रहा है, हमें पैसा देना पड़ रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा, हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में क्या हो रहा है, बाहर से मशीनें ला रहे हैं, जब हम फॉरेन कंट्री से मशीनें ला रहे हैं तो इंडिया की करेंसी बाहर जा रही है, पर बाहर से कुछ आ नहीं रहा, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी इनवर्ड लुकिंग थी, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी, वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही थी, ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डेट। अब वर्ल्ड बैंक और IMF से हमने मांगा लोन, वर्ल्ड बैंक कहता हम लोन देने को तैयार हैं, IMF कहते हम लोन दे देंगे, IMF पता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दे सेड वी विल प्रोवाइड यू लोन बट वी वांट यू टू मेक सम चेंजेस, हम चाहते हैं आप अपनी इकोनॉमी में चेंजेस करें, आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज करें, आप अपनी ये जो शर्तें लगा रखी हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिसी को खत्म करो, इनवर्ड लुकिंग को खत्म करो, और क्या बन जाओ, आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी बन जाओ। Why can't you deal with rest of the world? आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी कंट्री के पास कंपटीशन ही नहीं है, आपने बाहर की कोई कंपनी आने नहीं देनी, आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट घाटे में चल रही है, घटिया से घटिया प्रोडक्ट बना रही, इतना बकवास प्रोडक्ट बन रहा है कि एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। अगर आप ग्लोबलाइजेशन लाओ, अगर आप प्राइवेटाइजेशन करो, तो देखो प्राइवेट सेक्टर कितना अच्छा काम करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आपकी इकोनॉमी को हम इतना लोन जरूर देंगे अगर आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करोगे तो, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक IMF ये सारे मिले होते हैं ना,
ये पूरे जो वर्ल्ड वाइड नेशंस हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर्स होते हैं मिले हुए। तो दे वांट कि ये कोई एक कंट्री अपने आप में बैठी हुई है, अपने आप को बंद करके, कुएं का मेंढक बन के, तो इनको बोलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, देखो कितना कंपटीशन है। ठीक है, तो ये शर्तें उन्होंने रखी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच all these policies which were existing in the country, they were replaced, and they were replaced by, किसने रिप्लेस किया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको हम LPG पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है जी, इस पॉलिसी में तीन, मैंने ये तीन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये तीन इसके मेजर हाइलाइट्स थे, बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स और भी थे, पर ये तीन मेजर हाइलाइट्स थे। कब ये पॉलिसी आई थी? कब आई थी? जुलाई में, इन द मंथ ऑफ जुलाई 1991। हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, who I have told you the earlier other day, who was the finance minister of India at that time? Karnav, yes. Karnav Batra, unmute yourself. Karnav Batra, unmute yourself. Dr. Manmohan Singh. Yes, it was. Yes, Dr. Manmohan Singh. He was finance minister of the country at that time. As the best economist, he proposes and announces this policy, LPG. अब इस पॉलिसी के तीन पॉइंट्स हैं, वन इज लिबरलाइजेशन, other is privatization, and the third one is ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, अब ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन होता क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटे कि रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शंस किस चीज पे थी? सी 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, जो इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट को लगता था कि यहाँ पे क्या है, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा। तो उन्होंने बोला जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो एक बार सेट हो गई, अगर वो अपनी नई ब्रांच खोलना चाहती है, अगर वो एक्सपैंड होना चाहती है, अगर वो अपने बिजनेस को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहती है, तो दे नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेन। लाइसेंस सिस्टम वाज देयर, so if you got a license for one factory, you can run one only. You want to run another factory, आपको all together सारी documentation दोबारा करनी पड़ेगी। It was there before 1991. तो सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया वो क्या किया? रिमूव कर दी रिस्ट्रिक्शंस। इसको हम डी लाइसेंसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? डी लाइसेंसिंग कहते हैं। डी लाइसेंसिंग मीन्स, इसको मतलब इसी का पॉइंट है, दो ही इसको है। डी लाइसेंसिंग का मतलब होता है अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नाउ डू यू थिंक यू नीड अ लाइसेंस फैक्ट्री चलाने के लिए या बिजनेस करने के लिए? नाउअडेज यू डोंट नीड टू गेट लाइसेंस ऑफ द फैक्ट्री। लाइसेंस अब सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रीज के लिए होता है विच आर लाइक सेट बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलनी है, अगर आपको कोई आर्म्स एम्युनिशन की इंडस्ट्री है, देन ओनली यू नीड लाइसेंस। कोई एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, उनके लिए यू नीड लाइसेंस, बट अदरवाइज नो लाइसेंस इज बीइंग रिक्वायर्ड। ठीक है जी। एंड वंस इफ यू गेट परमिशन टू स्टार्ट वन फैक्ट्री, आप उसकी 2, 3, 4 कितनी भी ब्रांचेस खोल सकते हो। उसके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितनी पहले थी। बहुत बुरी हालत थी बिफोर दिस एलपीजी। तो लिबरलाइजेशन का पॉइंट क्लियर है बेटे? रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया और इजी कर दिया। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस, एक्सपैंड करना है, न्यू ब्रांच खोलनी, यू कैन डू। नंबर 2 इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का पॉइंट है इसमें सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस डिसइन्वेस्टमेंट?
See, there were many sectors in the country. हमारे यहाँ पे कई ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें प्राइवेटाइजेशन अलाउड ही नहीं थी. सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट कहती है हम ही कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एयरलाइंस, इंडिया में सिर्फ एक ही एयरलाइंस होती थी, इंडियन एयरलाइंस. वो कौन चलाता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब वो जितना भी पैसा चार्ज करे, उनकी फ्लाइट लेट है तो लेट है, उनकी फ्लाइट नहीं प्रॉपर फैसिलिटी दे रही तो कोई बात नहीं. जैसे इंडियन रेलवेज है, अगर वहां अच्छा खाना नहीं मिलता तो वी हैव नथिंग टू डू विद दैट. हम क्या करें? वी कांट डू एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज प्योरली पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के हाथ में. गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया नहीं. अगर गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करती, यू नो, हैव यू एवर विजिटेड दैट, क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो ट्रेन? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड मेट्रो? मेट्रो में बैठे हो कभी? यस और नो? नो. जितने भी बैठे हैं वो हैंड रेज करेंगे बस. देन आई विल कम टू नो. 1 2 3, 1 ओनली, 2 3 4, ओके ओके, मोर 6 9. जाग भी रहे हैं. चलिए, इससे पता चल गया 9-10 बच्चे जाग भी रहे हैं. ठीक है. तो मेट्रो ट्रेन इफ यू हैव एक्सपीरियंस, तो जिस भी बच्चे ने मेट्रो ट्रेन एक्सपीरियंस की उसने इंडियन रेलवेज की ट्रेन एक्सपीरियंस भी की होगी, दूसरी ट्रेन भी एक्सपीरियंस की होगी. ओके, रेज योर हैंड जिस बच्चे ने ट्रेन एक्सपीरियंस की है कभी भी. एनीवन? ओके, हाउ मेनी? 11 12. ओके, मैक्सिमम आई थिंक ऑलमोस्ट पूरे अभी भी नहीं हुए हैं. 22 ओनली. 33 में से 22 बच्चे ट्रेन में बैठे हैं, इसका मतलब 11 बच्चे सो रहे हैं. बैठे वो भी होंगे बट दे आर स्लीपिंग, दे आर नॉट लिसनिंग. तो अब नॉर्मल रेलवे और मेट्रो ट्रेन में डिफरेंस है कुछ? अदिति बता देगी. अदिति, नॉर्मल ट्रेन और मेट्रो ट्रेन में डिफरेंस है? यस मैम. व्हाट इज द डिफरेंस? मैम मेट्रो ट्रेन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है. मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा बेटे, प्लीज स्पीक लिटिल लाउडर. मैम मेट्रो ट्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है. डेवलप्ड है. इंडियन ओके, ट्रेन. ठीक है. कन्नव, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम. मैम मेट्रो ट्रेन जो है ना वो एक स्पेसिफिक सिटी के लिए है, इंडियन रेलवेज ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए है. ओके, वासु भी कुछ कहना चाहता है. वासु, यस बेटे. मैम मेट्रोज में प्रॉपर मेंटेनेंस है, क्लीनिनेस है. ठीक है. देखिए, वी ऑल नो मेट्रो इज 1000 टाइम्स बेटर देन नॉर्मल इंडियन रेलवेज. मेट्रो ट्रेन कभी लेट नहीं होती है. मेट्रो ट्रेन मोर नीट एंड क्लीन है, मोर फैसिलिटीज आर देयर. देन व्हेन यू इफ यू विजिटेड मेट्रो स्टेशन पे आप जाके देखो तो वहां पे द वे द टिकट काउंटर पीपल दे आर प्रोवाइडिंग यू विद द टिकट्स एंड देन पासेस उनके बनते हैं, देन टोकन्स बनते हैं. तो देयर सिस्टम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हिच गिव्स यू, आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस होता है वहां पे. And at the same time when you visited the other railway station, wahan the system over there, the chaos over there, the ticket counter over there, the platform, everything is so much messed up. So the only difference between these two, why we have discussed, because metro station is pure matlab not under the control of government, they are in the partnership with the private sector. If you know, it is under PPP, हम उसको बोलते हैं public private partnership. +1 में पढ़ा होगा. तो metro is under that. That is the reason why there is difference of quality. सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी में डिफरेंस होता है. आपके स्कूल में आपने आके फैसिलिटी, कैसे वॉशरूम्स है, कैसा वाटर पॉइंट है, कैसी क्लासेस है, कैसा सिस्टम है, और सरकारी स्कूल का कैसा सिस्टम है, डिफरेंस है वहां पे. Why is it a difference? Because government sector is not providing good quality services as compared to the private sector. So here in privatization, the second major step was disinvestment. Government ने बोला हमने सेक्टर बेच देना. गवर्नमेंट ने अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट ने बेच दी, एयरलाइंस गवर्नमेंट ने अपने छोड़ दिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपनी छोड़ दी. कितने सारे गवर्नमेंट बैंक्स थे जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए. सिटी यूनिट 1991 की बात कर रही हूँ. गवर्नमेंट ने कितने सारे बैंक्स बंद कर दिए और कितने सारे बैंक्स को क्लब कर दिया कि ये लॉस में चल रहे हैं, इनको मर्ज कर दो. बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आज की डेट में देखो एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, यही बैंक्स हैं जो मार्केट रूल कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो सम और द अदर वे दे आर गोइंग इन लॉस. जैसे आपको पता ही होगा लास्ट ईयर भी
7 to 8 banks they have merged, not in one but in two other groups. Canara Bank and Syndicate Bank वो अलग चले गए. पंजाब नेशनल ओरिएंट कौन सा बैंक है वो जो भी है वो अलग हो गए. सिमिलरली स्टेट Oriental बैंक ने Bank भी of अपने Tehran. स्टेट बैंक के जितने भी ब्रांचेस थे उन सबको भी मर्ज करके एक बनाया. So this is what is called as disinvestment. Disinvestment means selling of the public sector to private. ठीक है. Moreover, only public sector is limited only to पब्लिक सेक्टर में. आज की डेट में कोई बता सकता है क्या क्या है हमारे पास अभी पब्लिक सेक्टर के अंदर? एक तो मैंने बता दिया आपको रेलवेज, और इसके अलावा और क्या है जो अभी भी पब्लिक है? व्हाट एल्स? रेलवेज, बोलिए बोलिए बेटे करना. किसी को नहीं मालूम? मैम LIC. बेटे LIC तो एक इंडस्ट्री है ना. हम सेक्टर की बात कर रहे हैं. सेक्टर. ओके. इलेक्शन कमीशन. सेक्टर्स बेटे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं. Post office. इंडस्ट्री. मैम post office. Anirudh, you want to say? मैम post office. Post offices, okay, ठीक है. Post offices are there, but post offices are not purely public because there are private parcels and facilities are also there. Postal facilities are private also. हम पता क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं एक ऐसा सेक्टर जिसमें प्राइवेट कुछ है ही नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट का ही है. ऐसा सेक्टर कौन सा? मैम पुलिस सेक्टर मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मेरे को ना सुन पुलिस नहीं रहा. वगैरह. वासु तुम कुछ कह रहे? कनम क्या कह Defense रहे sector. आर्मी. आर्मी इज नॉट अगेन अ सेक्टर, बट ओके. थोड़ा सा आप पास ही हो. आर्म्स एंड एम्युनिशन. कोई भी ऐसे इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है जो बॉम्ब बनाती हो, कोई जो मिसाइल्स बनाती हो. ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो मिसाइल बनाती है इंडिया में? कोई फैक्ट्री आपने सुनी हो? कोई कंपनी? टाटा, रिलायंस, दादा बिरला, एनीवन? नो. सो आर्म्स एंड एम्युनिशन, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो तो आजकल अलाउ कर दिए हैं. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जैसे जो पहाड़ों को काट के कुछ बनाना है तो वहां पे जो डायनामाइट वगैरह लगते हैं, दैट इज अलाउड. जो एटॉमिक एनर्जी इसको हम बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक पावर लिख देते हैं. तो एटम बम बनाने की कोई इंडस्ट्री नहीं है. अगर एटम बम बनते हैं इंडिया में तो वो गवर्नमेंट के पास ही है. जो गवर्नमेंट का है अपना, क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इसरो. उनके अंडर दे हैव ऑल द अथॉरिटीज टू आर्म्स एंड एम्युनिशंस. जो इंडिया में जितने भी वेपन्स बनते हैं, जितने भी मिसाइल्स बनती हैं, वो सारा कुछ टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में. एटॉमिक पावर टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में. एंड रेलवेज, रेस्ट ऑल दी सेक्टर्स थोड़े बहुत जो हैं दे आर अंडर दी प्राइवेट. आज की डेट में 3 ही सेक्टर बचे हैं जो अर्लियर देयर वर रिलेटेड टू जो हजार्डियस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं या कुछ मेडिसिन हैं. Earlier they were also in the control. जब 1991 में पॉलिसी आई ना तब 6 सेक्टर्स थे. 6 सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, बाकी सारे छोड़ दिए. बट नाउ वो 6 भी रिड्यूस होकर 3 ही बचे. ठीक है. These 3 are purely under the control of government. Rest are being diluted. Okay. The last point is globalization. Now, what is globalization? ये तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. What is globalization? Yes, कोई तो बता दो. तमन्ना, तमन्ना, your mic is on. Okay, दृष्टि, yes बेटे. It refers to integration of country with the rest of world. Or in the easy language, I can say it is the process or it is the thought, like it is a way to open the Indian economy, to open the economy to rest of the world.
लाइक हमने अलाउ कर दिया, आप कितना भी एक्सपोर्ट करो इंपोर्ट करो, आपको अलाउ कर दिया। किसी भी बाहर की कंपनी को बोला आप इंडिया में आके बिजनेस करो, हमारी कंपनी को बोला बाहर जाके बिजनेस करो, आपको टोटली अलाउ है। इस चक्कर में कम से कम हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन है उसको कंपटीशन तो मिलेगा। If they will feel competition, then only they will be able to improve their quality. आज की डेट में कितना कंपटीशन, किसी भी चीज की आप बात करो, now we are getting everything in at lesser cost. Why? कम क्यों? देखो अर्लियर, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, बड़े 10 15 20 साल पहले, शायद 20 ज्यादा 15 साल पहले, जब सिर्फ BSNL होता था टेलीफोन का, तो उस टाइम पे आई रिमेम्बर इतना ज्यादा बिल आता था, लैंडलाइन फोन का इतना बिल। 200 कॉल्स आपको अलाउड है, 1 महीने की जो फ्री है, उसके बाद आपके चार्जेस लगते हैं, चार्जेस के लिए 2.5 रुपए पर मिनट। तो मतलब कि आपका मिनिमम 700-800 रुपया बिल आना ही आना है, और उसके ऊपर आपने जितना खर्च किया, तो आई रिमेम्बर हमारा 2000-3000 बिल आता है। उस जमाने में जब सैलरी 10,000 होती थी तो 2-3 हजार तो टेलीफोन का बिल आ रहा है। आज की डेट में मोबाइल फोन का इतना बिल आता है किसी का, या लैंडलाइन का भी। व्हाई दिस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इज सो चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी। पहले क्या होता था, फोन खराब हो गया, रिपेयर करने वाला 10 दिन के बाद आ रहा, आगे भी एक रिपेयर किया, तीसरे दिन फिर खराब। प्रॉब्लम्स है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर। Nowadays, because of the globalization, all the companies, हमारे पास एयरटेल है, जियो है, then आइडिया है, ABCD XYZ, अभी तो only 2-3 are left, but earlier more than 10 companies were there to provide this telecommunication services. This is all because of the globalization. Well, हमने इंडिया ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिख देती हूँ, FDI को अलाउ कर दिया। What is this FDI? बता सकते हो? You know what is FDI? Okay, अदिति को मालूम है? Yes, अदिति. Foreign direct investment. What is the meaning of foreign direct investment? फॉरेन की जो बाहर से कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी मिले। मेरे को पता नहीं, आज तुम्हारी तरफ से कुछ साउंड की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट क्लियर, लाइक आ रही है बट इट्स नॉट क्लियर। यस वासु? Foreigners can invest in India. फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। चलिए मैं ये आपको थोड़ा सा इसको और बता देती हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटे दो तरह की होती है, एक होती है FDI, एक होती है FI। मतलब एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम सारा नहीं बता रही हूँ, मैं तुमको सिर्फ FDI बता रही हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन यू अलाउ, हमने क्या किया, FDI अलाउ कर दी इन सम सेक्टर्स। मैं ये भी साथ में बोल रही हूँ, हर सेक्टर में नहीं, सम सेक्टर्स। FDI अलाउ करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया नाउ इट इज अलाउड, कोई बाहर की कंपनी, पेप्सिको कंपनी कैन कम, बाय लैंड, open their manufacturing unit, produce cold drinks and then sell in the country. This is called as FDI. यहाँ आप ये फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो। दिस इज अलाउड नाउ इन सम सेक्टर्स, दिस इज अलाउड। दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 1991 से पहले टोटली बैन था। टोटल बैन ऑन FDI बिफोर 1991। तभी तो अभी 1991 के बाद देखो कितनी ये एडिडास एंड XYZ, कितनी सारी कंपनी, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज इतनी फॉरेन कंट्री से हमारे पास आजकल, नाइकी, रीबॉक, ये वो सब हम चीजें खरीद रहे हैं। चाइना के इतने गुड्स आके यहाँ पे बिक रहे हैं जितने 1991 से पहले कभी भी नहीं थे। एट द टाइम अगर कोई फॉरेन जाता था तो वहां से कुछ लेके आता था। आजकल तो सब कुछ इम्पोर्टेड ही है, कुछ भी पूछो ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड मीन्स फॉरेन कंट्री से आया है। सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। और एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फेरा एक्ट होता था पहले, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज लाने पे भी रोक थी। रेगुलेशंस थे कि इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। बट नाउ दैट एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय FEMA एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन हम वो अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मोर और लेस सेम थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स टू। वी विल स्टिक टू दीज 3 वर्ड्स. Tomorrow we are going to complete this chapter.
this is the last topic I want you to understand. LPG. Is it clear to you, bete? All of you? If it is clear, then that's all. Tomorrow we will write its points. Kalam likhenge keywords and all.